आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था ये, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि ये जो माउथ और माउथ कैविटी जो था, इसके सारे पार्ट्स को मैंने बताया और डिस्कस किया था। दूसरा जो पार्ट्स होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, और ये फूड पाइप को ओसोफेगस भी कहा जाता है। एक्चुअली ये ओसोफेगस जो होता है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट माउथ टू स्टोमक। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ओसोफेगस का जो वाल्स होते हैं, दीवाल्स जो इनका होते हैं, ये वाल, इन वाल के पास एक मूवमेंट होती है। इनके वाल एक मूवमेंट करते हैं। इनके वाल्स एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कभी एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ऐसा एक मूवमेंट ये परफॉर्म करते हैं, जिस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। ये पूछता है आपके एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ ओसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। और इसी मूवमेंट के कारण ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो माउथ कैविटी से कहाँ तक आते हैं, स्टोमक तक आते हैं। कहाँ आते हैं, स्टोमक। अब यहाँ पे आपका ये स्टोमक हो गया, ये आपका स्टोमक हो गया ऐसे। ये एक्चुअली स्टोमक को कहा जाता है कि जे शेप के होते हैं, जे शेप होते हैं, और ये आपके लेफ्ट साइड में, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है। अब इस स्टोमक में जब फूड पार्टिकल्स आते हैं, किसके थ्रू, ओसोफेगस के थ्रू, तो ये जो मूवमेंट होगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, तो फूड पार्टिकल्स फैलेगा, दबेगा, फैलेगा, दबते दबते ये कहाँ आ जाते हैं, स्टोमक में। इस स्टोमक में जो स्टोमक का जो वाल होता है, ये वाल, इस वाल पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिस ग्लैंड्स को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं, ये अपने पास भी 3 सिपाही को रखा करते हैं, और वो 3 सिपाही क्या हैं, एक होता है म्यूकस, दूसरा होता है HCl, और तीसरा होता है पेप्सिन एंजाइम। अब देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक जूस सीक्रेट होता है, जूस में ये तीनों होते हैं, म्यूकस होता है, HCl होता है, और पेप्सिन होता है। इनके फंक्शन भी पूछे जाते हैं। तो ये म्यूकस जो होता है वो स्टोमक को इस HCl के प्रभाव से बचाता है। मतलब इट सेव द स्टोमक वॉल फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl, म्यूकस। आप कभी सोचे होंगे कि जो हम मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ डाइजेस्ट हो जा रहा है, लेकिन ये सारा चीज मांस का ही बना होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है, यही कारण है, ये म्यूकस लेयर इस पे लगे होते हैं, सो इस पे कोई किसी एंजाइम हार्मोन का इफेक्ट नहीं होता है। फिर दूसरा होता है HCl। इनका काम क्या है भाई, तो HCl के कुछ काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। यहाँ पे इनके 2 फंक्शन होते हैं। पहला कि जो ये फूड पार्टिकल्स से जो खाना आ रहा है, अभी देखिए कोरोना फैला है, कोरोना वायरस आ गया, या आप समझ लिए कोई बैक्टीरिया आ गया। एक्चुअली ये वायरस पे काम नहीं करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस पे करते हैं। तो खाना के साथ अगर आपके स्टोमक में कोई बैक्टीरिया, फंगस आ गया, तो वहाँ पे ये HCl उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। और दूसरा इनका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये मीडियम जो होता है अंदर का, उस मीडियम को एसिडिक बना देते हैं।
ये अंदर का पूरा मीडियम क्या बना देते हैं, एसिडिक। और वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक जो तीसरा कंपोनेंट है पेप्सिन एंजाइम, ये तभी काम करेगा जब मीडियम एसिडिक होगा। तो ये पेप्सिन का काम क्या हुआ, अब यहाँ पे हम पेप्सिन के बारे में लिख लेंगे कि पेप्सिन जो होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन। ये प्रोटीन जो खाना में आता है उसको ये डाइजेस्ट कर देता है किस रूप में, एमिनो एसिड में। इसके और भी स्टेप होते हैं, पहले पेप्टाइड बॉन्ड में तोड़ता है, फिर एमिनो एसिड, मतलब हमको लास्ट मतलब है लास्ट प्रोडक्ट से कि ये प्रोटीन किस में टूट जाता है, तो ये एमिनो एसिड में टूट जाता है। क्लियर। तो स्टोमक से यहाँ 3 क्वेश्चन होते हैं, ये बराबर पूछे जाते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं स्टोमक के आगे, तो फिर आपको हम स्टेप वाइज फिगर बनाते हुए बढ़ रहे हैं। अब इस स्टोमक से जब ही हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक इस साइड में ट्यूब निकलता है और एक थोड़ा सा इस साइड में ट्यूब निकलता है। अब इस ट्यूब पे क्या होता है कि एक ऐसा संरचना, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ऐसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है कैप के जैसा, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, लीवर। और इस लीवर के अंदर यहाँ एक लोटा होता है, लोटा मतलब क्या, गॉल ब्लैडर है, आप इसको लोटा भी कह सकते हैं, गॉल ब्लैडर है ये। इसी गॉल ब्लैडर में ये लीवर से जो जूस निकलता है वो जमा होता है, और इसके नीचे फिर यहाँ एक लीफ के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीफ के जैसा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पैंक्रियास। क्या करते हैं, पैंक्रियास। ये दोनों ग्लैंड है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि भाई लीवर क्या करता है, तो लीवर देखिए, इट सीक्रेट बाइल, ये बाइल प्रोड्यूस करता है, और बाइल जो होता है वो ग्रीन येलोइश कलर का होता है। इसका काम क्या है, इस बाइल का मेनली 2 फंक्शन होते हैं। पहला कि जो खाना जो एसिडिक HCl जो एसिडिक बनाया था उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो कैसे न्यूट्रलाइज करेगा भाई, एसिड वो ऊपर से आ रहा है, तो चूंकि ये खुद एल्केलाइन होता है, मतलब ये बेस होता है, तो ये एल्केलाइन जब उस एसिडिक फूड के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और दूसरा फंक्शन बाइल का क्या होता है कि ये जो फैट आते हैं खाना में, फैट जो ऑयली चीज, उस फैट का ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन। एक्चुअली इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े फैट के जो ग्लोबुल्स होते हैं उसको तोड़ के छोटा कर देना। मतलब इमल्सिफिकेशन का मतलब आप लिख सकते हो कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट पार्टिकल्स। तो यहाँ बाइल का फंक्शन आपने देखा। फिर नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे एक दूसरा ग्लैंड होता है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, ये ड्यूअल ग्लैंड भी कहलाता है, क्योंकि ये हार्मोन के साथ साथ एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी सिक्रीशन करते हैं। खैर यहाँ पे हम देखें पैंक्रियाज से भी 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं जिसको पैंक्रिएटिक जूस कहते हैं। उसमें ट्रिप्सिन होता है, दूसरा एमाइलेज होता है, और तीसरा लाइपेज होता है। ये 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं इसमें, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। ये 3 तरह के एंजाइम्स हुए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन ये करते हैं। एमाइलेज क्या है, आपको याद होना चाहिए कि सिलिवरी ग्लैंड से सिलिवरी एमाइलेज निकलता था, वैसे ही यहाँ पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक एमाइलेज, नाम जोड़ देना है। तो इसका भी काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ये करेगा, और लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करता है। अब यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो इसमें क्या है कि प्रोटीन किस में टूटता है, एमिनो एसिड में,
कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। और फैट किस में टूटेगा? फैटी एसिड में। फैटी एसिड में। तो इस तरह पैंक्रियाटिक जूस हुआ। अब जो तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब के बाद जो फूड पार्टिकल्स है वो सीधे पहुंचता है एक क्वाइल स्ट्रक्चर पे, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन दो तरह के हो जाते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। एक्चुअली इनके नाम का मीनिंग क्या है कि ये जो ट्यूब जो होता है, ये ट्यूब, जिस ट्यूब का डायमीटर छोटा होता है, स्मॉल डायमीटर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और जिस ट्यूब का डायमीटर लार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। और कुछ खास इसमें अंतर नहीं है, इन दोनों का काम वही है। लेकिन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में इसके हिस्से को बांटा जाता है। पहले पार्ट्स को डियोडेनम कहते हैं, दूसरे पार्ट को जेजेनम कहते हैं और तीसरे को इलियम कहते हैं। ये इनके हिस्सा का नाम है। ये ऐसे ऐसे जो बने होते हैं क्वाइल स्ट्रक्चर, इनके सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को डियोडेनम, के नीचे जेजेनम और लास्ट में इलियम। इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं वो आपके बुक में ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे, मतलब वो क्वाइल होते हुए भी कुछ नेटवर्किंग टाइप के होते हैं। इसके भी 3 हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं सीकम, दूसरे हिस्से को बोलते हैं कोलोन और तीसरे को बोलते हैं रेक्टम। ये 3 हिस्से होते हैं और इन लोग का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में मदद करना। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से क्वेश्चन आती है कि इनका डिजाइन कैसे किया गया है बॉडी के अंदर ताकि ये डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में मदद करे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटेस्टाइन होते हैं, ये इंटेस्टाइन, इस इंटेस्टाइन के वाल पे अंगुली जैसा, फिंगर जैसा बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं? विलाई। और यही विलाई के सहारे वो क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डिजाइन किस तरह है जो हमको डाइजेशन में मदद करे। तो आप देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे होते हैं। अब सोचिए, और ये सब क्वाइल हैं, एकदम मुड़े हुए हैं। अगर इन सब को हम फैला दें तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लार्ज सरफेस एरिया हो जाएगा, माने ये ज़्यादा फैल जाएंगे। जब लार्ज सरफेस एरिया होगा तो ये एब्जॉर्प्शन भी क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन भी फास्ट करेंगे, खूब तेज में करेंगे। समझ में आ रही है? तो यही है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इनका काम है एब्जॉर्प्शन करना। और इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये अपना एरिया क्या करें? बढ़ा लें और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को काम कर सकें। तो ये इनका काम है इंटेस्टाइन का। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं लास्ट पॉइंट पे। जब यहाँ से फूड पार्टिकल्स लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तब वहाँ से जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है जिसको रेक्टम कहते हैं, वहाँ पे जो डस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो जमा होते हैं और फिर यहाँ एनस से, बॉडी से बाहर निकल आते हैं। इस एनस के पास भी क्या होता है? एक मसल होती है जिसको स्फिंक्टर मसल कहते हैं। ये मसल स्टोमक में भी होते हैं। इस मसल का क्या काम है ना कि ये जो मूवमेंट ऑफ वेस्ट है उसको ये कंट्रोल करता है। और इसी कारण से यहाँ से जो अनयूज्ड और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इसी के चलते वो निकलते हैं बाहर और आते जाते हैं। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो
डाइजेशन जब हमारा कंप्लीट हुआ तो आगे बढ़ते समय एक टॉपिक मिलती है कि भाई पूरा डाइजेशन तो हम लोग कर लिए, तो फिर अब हम दांतों का भी देख करेंगे। डेंटल केरीज, ये क्या है? डेंटल केरीज भाई दांतों में कैविटी हो जाना, वो दर्द करने लगना, वही कहा जाता है डेंटल केरीज। का मतलब क्या हुआ कि आपके इम्प्रॉपर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो इम्प्रॉपर से छोड़िए, आप लिख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज inside the teeth due to improper care is called dental caries। दांतों में कैविटी का हो जाना, दर्द करना, मतलब दांत की सही ढंग से देखभाल नहीं करना डेंटल केरीज कहलाता है। और इसी में एक आता है डेंटल प्लेक्यू। एक्चुअली प्लेक्यू पी से शुरू होता है, पी से आप याद रखिएगा पीला मतलब येलो। तो बच्चों के दांत के ऊपर जो येलो कलर का स्टिकी लेयर बन जाता है उसी को क्या कहते हैं? डेंटल प्लेक्यू। मतलब फॉर्मेशन ऑफ येलो स्टिकी लेयर ऑन टीथ इज कॉल्ड डेंटल प्लेक्यू। तो इस तरह हमने आप लाइफ प्रोसेस का एक पहला हिस्सा न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, प्लांट में और एनिमल में। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर अगले वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपको मैं एक बार और यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि इसको आप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके थॉट्स को जान सके, आपके प्रॉब्लम को जान सके, उसी लेवल से मैं आपको पढ़ाऊँ। थैंक यू।